बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने निगरान वज़ीर क़ानून से कहा मुलाकात की। मुलाकात में इंतखाबात की तारीख के हवाले से मुशावरत की गई। दूसरी जानिब नई अदालती साल की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई आइनी मुकदमात और आइनी इशूज़ में सुप्रीम कोर्ट को उलझाकर अदालत का इम्तहान लिया गया है। दूसरी जानिब ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसके नतीजे में आज डॉलर मज़ीद सस्ता हो गया। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको। डॉक्टर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दौरान खिताब कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामलात में उलझा के रखा गया, जबकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने आज दिन भर ये इत्तलात आती रहीं कि किसी वक्त भी इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। आइनी और क्या सियासी मामलात उलझ रहे हैं बज़ाहिर, लेकिन यह है कि इनको उलझना नहीं चाहिए था। और ये बड़ी अफसोसनाक सी बात है कि ये जो आज उमर अता बंदियाल साहब ने भी ख़िताब किया नए साल की जो तकारीब हैं, अब पता नहीं फुल कोर्ट हो रहा है नहीं हो रहा, मुबहम से मामलात रहे उनके। फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनके साथ ग़ालिबन तलख़ियाँ अभी तक बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि सियासी मामलात में उलझाया गया, लेकिन यह है कि बहरहाल बतौर चीफ जस्टिस हम उनको ख़राज तहसीन भी पेश करते हैं कि वो जा रहे हैं। और यकीनन बहुत एक उनका तवील एक कैरियर उनका अदालतों के हवाले से गुज़रा, लेकिन यह है कि क्या ही अच्छा होता कि वो एक ये जो तकसीम और बेंचेस के हवाले से मुख्तलिफ मामलात थे। सारे कोलीग्स हैं, हम तो बात नहीं कर सकते दरमियान में, लेकिन सब कोलीग्स हैं, साथ जो हैं वो एक ही इमारत में रहते हैं, इनकी रिहाइशगाहें भी साथ साथ हैं। और तो क्या ही अच्छा होता कि ये जो तलख़ी है ये ना पैदा होती, और ख़ास तौर पे फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से। और जब एक मामले की ज़्यादती का एहसास हो जाए सबको, तो फिर उसको मुनासिब अंदाज में अच्छा होता है कि उसको फिर ख़त्म करने की कोशिश की जाए, ना कि ये कि वो बढ़ता जाए मामला और यहाँ तक पहुँच जाए। फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ ज़्यादती हुई, और ज़्यादती उनके साथ हुई, और वो बहुत मतलब ज़ाती लेवल पे ज़्यादती हुई, और उसमें उनकी फैमिली, और फिर उसके बाद हम तो एक अरसे से बहुत इसके ऊपर। और ये जो है ये साबिक़ वज़ीर आज़म की और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की लड़ाई नहीं थी, उनका फ़ैसला था, एक फ़ैसला जिसके ऊपर जो है वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के जो है अहम शख्सियत नाराज़ थी। फैज़ाबाद धरना बच्चा बच्चा जानता है। तो अब उसके ऊपर जो है वो सारा ही मामला हुआ, लेकिन बहरहाल बाद में साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था। उनको पता होना चाहिए था। इसी तरह से आरिफ अलवी साहब को पता होना चाहिए था। इसमें माइंड अप्लाई करने वाली बात होती है। और ये मामला फिर बाउंस बैक हुआ बहुत बुरी तरह, और लेकिन अपनी जो है ना वो अपने ज़ख़म छोड़ गया पीछे, और कुछ ऐसे ज़ख़म जो आज तक मुझे लगा बदकिस्मती से कि शायद वो मुंदमिल नहीं हुआ है। इसमें यहाँ पर बंदियाल साहब को आगे बढ़ना चाहिए था। यहाँ पर फ़ाइज़ ईसा साहब को फिर जब ये हो गया था सारा मामला, तो बंदियाल साहब को फिर आगे बढ़ना चाहिए था बेंचेस की तश्कील में, बाकी मामलात पे, हर जगह। लेकिन ये कि मुसलसल उनको फिर उसके बाद भी, यानी जब ये सारा ख़त्म हो गया था 5-6-7 महीने पहले, तो फिर उसके बाद भी वही बेंचेस बनते रहे। अब वो बेंच किस तरह बनेंगे, क्या होगा? तो मेरा ख्याल है कि वो मतलब है कि एक यानी ज़ाहिर बड़े तो बंदियाल साहब ही थे, अभी भी हैं वो, जब तक वो अपनी, उन्हें फिर इसमें कदम उठाना चाहिए था कि ये बिल्कुल रंजिश ख़त्म हो जाए, ये तासुब। पहले तो देखिए बेंचेस वगैरह को भी आप छोड़ें, पहले तो ये कि जो ज़्यादती हुई उसका मुदावा, उसको किसी ना किसी तरह से ये ठीक करते मामलात को। और फिर जब ये मामला ठीक हो जाते हैं तो फिर वो, क्योंकि
आप देखें ना, एक मरहला ऐसा आ गया था कि फ़ाइज़ साहब अपने ही वकील बन के खड़े होकर, तो वो मतलब है कि बड़ा, और सामने उनके वही जज साहिबान बैठे हैं और वो अपनी वजाहतें कर रहे हैं, तो वो बड़ा, हमारी अदालती तारीख़ वैसे ही बहुत कोई अच्छी नहीं है। एस.एम. ज़फ़र साहब की किताब है अदालत में सियासत, बड़ी ज़बरदस्त किताब है, लेकिन वो तो एक ख़ास मरहले पे जब लिखी गई थी और वो जब ख़त्म हुई तो उसके बाद ही एहसास होता था कि शायद अदालती निज़ाम बेहतर हो जाए, लेकिन वो इस दौर में तो और ख़राब से ख़राब तर होता चला गया बदकिस्मती के साथ। और ये जो तासुर है ये बिल्कुल ठीक रहा कि बेंच देख के ही फैसले का पता चल जाता था। ये बात कोई भी कहे तो मतलब है कि वो चाहे वो एक जमात हो या दूसरी जमात हो या तीसरी जमात, लेकिन वाकई वो तासुर बन गया। तो अब ये है कि ये अब हमारी दुआएं उनके लिए, उमर अता बंदयाल साहब के लिए, लेकिन वही बहुत सारे काश छोड़ के वो यकीनन चले गए। अच्छा होता कि अपने साथियों के साथ, बड़े चूँकि बड़े का काम है ना फिर करना, ये मामलात को ख़त्म कर लेते। और फ़ाइज़ा साहब जो हैं अब उनकी आमद है जी, और उनके सामने भी बेशुमार रियासत के मसाइल हैं, सिर्फ अदालत के नहीं, लेकिन यह है कि काजी जो है, एक तो काजी साहब उनका नाम भी है काजी फ़ाइज़, लेकिन काजी जो है वो उसका जो उसकी जो पावर है किसी भी रियासत में, किसी भी निज़ाम में, वो बादशाह से भी बड़ी है, वो सिपह सलार से भी बड़ी है। मतलब वो जो काजी का जो मनसब है वो बहुत बड़ा मनसब है, ठीक है। और मतलब वो जो है वो फिर एक ऐसी जगह, और फिर जहाँ पे मनसब बड़ा होता है वहाँ ज़िम्मेदारियाँ बड़ी होती हैं, और वहीं पर फिर ये कि फ़ैसले भी ऐसे करने चाहिए। ज़ाहिर है कि हर फ़ैसला, तो मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि अगर सारा इंसाफ दुनिया में ही हो जाए और सारी अदालतें यहीं पे ठीक हो जाएं, तो फिर हमारे ईमान का जो हिस्सा है कि एक अदालत तो लगनी है सर, जहाँ पे ना कोई साइल होगा, ना कोई जज होगा, ना कोई ब्यूरोक्रेट होगा, ना कोई ताजिर होगा, ना कोई कोई फौज से शख्सियत होगी ना, वहाँ तो सब एक ही सफ़ में खड़े होंगे। तो वो क्यों रखा गया है निज़ाम? वो इसीलिए रखा गया है ना कि यहाँ पे लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, और वहाँ पर गवाहियाँ होंगी, और ये गवाहियाँ होंगी ज़बान, आँखें, कान। तो ये है कि जहाँ तक, और जितनी बड़ी जिसकी जिम्मेदारी, उतना ही उसका सख्त हिसाब किताब। जितना बड़ा मनसब, जितनी ज़्यादा दौलत, जितनी ज़्यादा ताकत, उतना ही ज़्यादा हिसाब किताब। तो ये बस ज़हन में रखना चाहिए। और सच सिर्फ एक है, जो मैं हमेशा बात कहता हूँ ना, सिर्फ एक सच है, बाकी सब फरेब है। और वो सच ये है कि हम सब ने मर जाना है, ये सिर्फ सच है, कभी ना कभी, चाहे वो अगला सांस हो, चाहे वो 1 महीना हो, चाहे 2 महीने, इस चीज़ को ज़हन में रखें। और ये इतनी जो पड़े रहते हैं ना लोग सारे कि जी पता नहीं, मतलब है कि जो मैंने कल भी बात की थी ना, आइडिया सबसे ज़्यादा तो कब्रिस्तानों में भरे पड़े हैं। तो ये इस छोटी सी ज़िंदगी में बड़े मनसब पे पहुँच के और बड़ी जगहों पे पहुँच के, तो फिर ऐसी बात करनी चाहिए जिसके नतीजे में कशीदगियाँ कम हों। अब सदर अगर इलेक्शंस का ऐलान कर देते हैं तो फिर उधर से इलेक्शन कैसे होगा? तहरीक इंसाफ चाह रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाह रही है, और इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो मतलब वो चिल कर रही है आराम से, वो उनको कोई इशू नहीं है। वो कह रहे हैं कि अपने वक्त पे हो जाए, अभी 90 दिन में हो जाए या आगे पीछे हो जाए, तो वो कोई चिल कर रहे हैं, इससे तो उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पे तो गालिबन इसी प्रेशर में आके उन्होंने किया है ये ऐलान। लेकिन ये है कि इसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और उलझ जाएगा। फ़ाइज़ साहब क्या करेंगे फिर, क्या 90 दिन आगे पीछे? तो बेहतर है कि देखते हैं अब, मतलब चूँकि अभी ऐलान नहीं हुआ
तो ये है कि देखते हैं कि क्या ऐलान करते हैं सदर या ऐलान नहीं करते, तो इस पर बाद में बात कर लेंगे। आज जो वज़ीर क़ानून से उनकी मुलाकात हुई, इस दौरान कहा गया वज़ीर क़ानून की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन, हाँ वो तो इलेक्शन कमीशन, लेकिन वही है ना कि इस पर माहिरीन कानून तकसीम है कि सदर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो करेंगे, वो मतलब मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन एकदम से जो है ना वो मतलब अजीब सा हो जाएगा मामला। फिर एक मामला जो है वो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ऐलान कर दिया, उधर से ऐलान हो गया, उन्होंने काम नहीं करा सकते, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट में। तो जैसे ये 14 मई वाला फैसला चला गया था वहाँ, तो अब देखते हैं फिर क्या क्या किस तरफ होता है। बहरहाल एक कदम इस्तेकाम मजीद पैदा होगा, लेकिन जो बसात गिर रही है ना, सिस्टम गिर रहा है, गिर चुका है सिस्टम, बल्कि जब गिर रहा है तो इत्तेफाक से उस गिरते हुए सिस्टम के अंदर से हम दरमियान में से गुजर रहे हैं, तो दाएं बाएं चीज़ें आपको, आइन कानून आगे पीछे, नई नई उसकी डेफिनेशंस, नई नई बातें हमें भी नहीं पता थी, वो सामने आएंगी, बहुत कुछ सामने आएगा। तो वो देखते हैं कि किस तरह से आगे चलता है मामला। अच्छा, मैं 2-3 बातें ज़रा करके फिर वापस आते हैं। और ये रुपया जो है तुरखम के कशीदगी है, तुरखम बंद है, और वहाँ पर जो है वो अब मेरे ख्याल से कि एक ऐसा लम्हा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा तलखी है, और ये तलखी किस रुख पे जाके कैसे ख़त्म होती है वो देखना है। लेकिन ये वही वाली बात है कि ये खित्ते में मौजूद हालात और वाक़यात पाकिस्तान में क्या होगा उसका फ़ैसला करेंगे जी। ऐसे ही हो रहा है कुछ। अच्छा, तो ज़रा पहले तो आ जाते हैं ना खित्ते में क्या हो रहा है, फिर अच्छा इन हर चीज़ का ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ है। अब हमारे यहाँ बात चली ना कि जी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान जो हैं वो G20 समिट में गए जी, आज उनका स्टेट विज़िट फिर एक दिन एक्सटेंड किया उन्होंने, वहाँ से बात शुरू करते हैं। और बड़ा ज़बरदस्त G20 समिट भी, मैंने आपसे कल भी हमने बात की थी, आज भी बात कर रहे हैं कि G20 समिट जो है वो बहुत उसमें किसी किस्म का कोई गुफ अप नहीं हुआ, उसके अरेंजमेंट्स, उसकी जो तैयारियां थीं, जिस तरह वेलकम किया गया सबको, जिस तरह ठहरे सुकून से, तस्वीर भी आ रही हैं तो सारे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, मतलब एक बहुत ही अच्छा उसमें गया, सवाए इसके कि उसमें शी जिनपिंग और पुतिन नहीं थे। तो लेकिन यह है कि इसमें सब ही बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि खुश होकर चले गए हैं। एक मुलाकात हुई है और सबकी मुलाकात बाहमी हुई है, और उसमें वो जो MBS हैं सऊदी वली अहद और रिश्तेदार, वो आज उनका क़याम, और उनका जो क़याम है वो उस क़याम के बाद वो आज ही गालिबन उनकी मुलाकातें हुई, बहुत सारा एक वफ़द उनके साथ थे, बड़ा वफ़द था, वो गया और उन्होंने जाके वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मुख्तलिफ मुलाकातें हुई, पूरा गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह जैसे स्टेट विज़िट में पूरा होता है। तो और सऊदी देखें बहुत बड़ी तादाद में, यानी अब दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी है भारत, बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो वो मार्केट से मुराद ये कि आबादी ज़्यादा है तो प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो मार्केट भी है, कोई चीज़ लॉन्च हो भारत में, मतलब है कि, और फिर मेहनती लोग हैं, और खलीजी ममालिक में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से डायस्पोरा तो खलीजी ममालिक के अंदर ही है, अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा, और बहुत आपको इंडिया के जो लोग हैं वो आपको मतलब एक कैफेटेरिया में, जो हालांकि बड़े बाइज़्ज़त ये जगह हैं, कैफेटेरिया में काम करता हुआ जो बावर्ची है या वेटर है, उससे लेके आपको बिल्कुल आप समझ लें कि वो CEO लेवल तक मेहनती, एयरपोर्ट्स पे और टैक्सी और होटल्स, और मतलब है कि मुख्तलिफ यानी जिसको आप कहना चाहिए कि मुख्तलिफ शोबे CEOs हैं, पढ़े लिखे हर जगह मौजूद हैं, और बहुत बड़ी तादाद में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो इंडियन डायस्पोरा है इंडिया से बाहर, वो खलीजी ममालिक में ही है। यूरोप में भी हैं, अमेरिका में भी होंगे, लेकिन खलीजी ममालिक में तो बहुत ज़्यादा, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, फ़िलिपीन बहुत ज़्यादा है, तो चाइनीज़ बहुत आ गए हैं अब। तो ये है कि वो एक बड़ा अच्छा उनकी एक बायलैटरल ताल्लुकात उनके हमेशा से हैं और वो रहेंगे। और जो है वो MBS ने आज ये कहा कि 1000 साल पुराने ताल्लुकात हैं हमारे, तो 1000 साल पुराने ताल्लुकात
जो हैं वो यकीनन मोहम्मद बिन कासिम तो वहीं से आए थे। सर तो अब ये कि यही कोई ताल्लुक बनता है, या उससे पहले तो जो है वो तो फिर वहाँ पे ज़ाहिर है कि मुझे नहीं पता कि दौरे जाहिलियत में क्या किस तरह से था, लेकिन ज़ाहिर है कि यहाँ पे मसाला जात और ये सारी चीज़ें तो यहाँ से जाती थी। ये हिंदुस्तान और ये सरजमीन तो थी ना जी। एनीवे अच्छा, अब तो इसमें दो तीन बातें। पहली बात तो ये है कि इस दौरे में पहले मैं उस बात को कंक्लूड करता हूँ, फिर उसके साथ एक बहुत दूसरी बड़ी खबर, ठीक है। पहली बात तो यह है कि ये सारे मामलात, तिजारत उनकी चल रही है बहुत, और वो हमेशा शिपिंग के ज़रिए, उनकी शिपिंग लेन्स खुली हुई हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये जो बना है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर आईमैक, इसके ऊपर मेरे वही तहफ़्फ़ुज़ हैं जो मेरे कल थे कि ये बहुत बड़ी अजीम उशान, ये जो हवा में उड़ते वो बड़े बैलून उस साइज़ के का एक लॉलीपॉप इतना बड़ा, ठीक है ना, और एक रॉकेट की बत्ती के पीछे जो है वो लगा दिए सबको। ये अच्छा, ये है क्या? आप देखें ज़रा, कमाल की बात देखें, ये नक्शा उसका अगर देखें ना, नक्शा उसका शुरू होता है तो वो चलते हैं, अगर तो ये होता ना कि जी इंडिया और यूएई के दरमियान, तो मामूल की बात है, वो तो बहुत बड़ी तिजारत है उनकी, बहुत बड़ी मंडी है। अच्छा, इसी तरह से होता है कि ये सऊदी अरेबिया और जो है इंडिया के दरमियान है, तो बहुत बड़ी मंडी है, बहुत लोग, बहुत सामान जाता है, ये इशू नहीं था। इशू ये है कि इसको बना दिया है उन्होंने चाइना के अगेंस्ट। अच्छा, अब ये मसला पाकिस्तान का नहीं है, अब ये मसला चाइना का, अब इससे चाइना ने निपटना है। यानी उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया है इसको। भाई हमने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने ही कहा ना कि कंपैटिटर है। उन्होंने कहा कि हमने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुताबिक के मुकाबले में इसको लॉन्च कर दिया। अच्छा जी, अब आप एक कमाल की बात देखें, ये जो यानी ये जो उसका जो नक्शा सामने आया है, बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है ना, उनके साथ ट्रैवल इंडिया से जो हमारे मीडिया के लोग हैं और बाकी, तो बहुत ट्रैवलिंग का भी मौका मिला। और हमारी एक अपनी दुनिया होती है मीडिया की, तो ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर, और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि उनसे मदद ली, कई तो उन्होंने मदद की, कि तो अमेरिकन जा रहे हैं उनसे मदद, को अरब से आगे पीछे दाएं बाएं, वो ट्रैवलिंग में आपको हमेशा मिलते हैं बहुत से कोलीग। तो ये अरब स्प्रिंग को मैं हमेशा उनसे कहता हूँ, कहते थे शुक्र है खुदा का कि अब मैं कहता अरब स्प्रिंग जो है ना, ये ईरान ने बफर का रोल अदा किया है। पाकिस्तान भी, ये जोग्राफी इंपॉर्टेंट है ना, ईरान दरमियान में, मैं हमेशा कहता हूँ कि ईरान को आप जोग्राफी में निकालें तो इराक़ को जोड़ें पाकिस्तान के साथ, तो आप देखें कि क्या यहाँ पे क्या हो रहा होता। और इसी तरह से पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है कि जो यानी ईरान पाकिस्तान, तो वो जो मिडिल ईस्ट है वो सारा इस तरफ नहीं आया। वरना आप देखें उधर म्यांमार में क्या हो रहा है, अब उधर देखिए उधर क्या हालात हैं, उधर मणिपुर, ये जो भी, ये सोचें इधर से अगर शुरू हो जाता, तो जोग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें तो मैं उनसे कहता था कि शुक्र करो कि मिडिल ईस्ट से आप दूर हो, और हम भी मिडिल ईस्ट से इस वक्त दूर हैं, क्योंकि ये फसाद है, ये सर काट रहे हैं, कभी दाइश वाले खड़े हो जाते हैं, कभी कोई और खड़ा हो जाता है, इससे दूर रहो। बहरहाल अब इसमें यहाँ इशू क्या है, तो ये तो यहाँ तक तो ठीक था कि दो मुल्कों की तिजारत हो रही, लेकिन ये जो छतरी है ये है अमेरिका की, ठीक है। अच्छा, और छतरी जो है वो छतरी क्या है, वो छतरी जो है, लोग पूछेंगे कि भाई क्या चीज़ है, तो पहले तो इस नक्शे के ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं ना। नहीं, पहले ज़रा बात करते हैं कि ये जो है ये इसका पैसा कहाँ से आएगा, फंडिंग, इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी। तो पहले तो हम ज़रा इसको देख लेते हैं कि ये 2021 में जब प्रेसिडेंट बाइडेन आए थे, तो उन्होंने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, हमने इस प्रोग्राम में बिल्कुल डिस्कस किया, ये उसका हिस्सा है। अच्छा, उन्होंने ये 5th स्लाइड हम दिखा देते हैं, लोगों को रिकॉल हो जाए। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये बाइडेन साहब ने ऐलान किया था चाइना बेल्ट एंड रोड को काउंटर करने के लिए, ठीक है। ये 2021 में ऐलान हुआ था, ठीक है। उसके बाद 2022 में फिर जब G7 का इजलास हुआ, G7
यानी वो ममालिक, यानी फ्रांस, इटली, बाकी जो मुल्क हैं। ये BBC को मैं कोट कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी इसमें फोर्थ स्लाइड के 600 बिलियन ठीक है का ऐलान किया उन्होंने। 600 अरब ठीक है बेल्ट एंड रोड के अगेंस्ट, कि उसको काउंटर करने का क्या तरीका है। अच्छा फिर, और ये फिर मैं वाइट हाउस की उस ज़माने की वो दिखा देता हूँ, अभी मैंने सर्च किया उनके तो मिल गई मुझे, बिल्ड बैक जो 6 स्लाइड है। अब लोगों को याद आ गया होगा, ठीक है ना, कि ये दुनिया में हमने क्या करना है, कैसे करना है। और अच्छा उसके बाद जो है 2022 में, मैं द हिल को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, उन्होंने कहा कि बाइडेन ने कहा अगले साल यानी 2021 में अनाउंस किया, 22 में फिर उन्होंने कहा कि 200 बिलियन अमेरिका देगा इसमें। 200 बिलियन ठीक है, 200 बिलियन डॉलर्स। अच्छा, और यूरोप ने कहा 2021 में 8 स्लाइड, EU ने कहा कि वो 300 बिलियन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान उन्होंने अनाउंस कर दिया। ठीक है। अच्छा अब ये आप समझें कि अभी जंग नहीं हुई है, अभी यूक्रेन से पहले पहले ये सारा हो रहा है। फिर उसके बाद जो है तो ये अनाउंस हो गया जी 600, 300, 200 बिलियन, 300 बिलियन, चलें 600 बिलियन के आसपास कहीं अनाउंस हो गया। और फिर अच्छा फिर उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसके बारे में बताया कि इसका पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो उन्होंने कल जो है ये बात अनाउंस की, यूरोपियन कमीशन 9th हम दिखा देते हैं, उनकी प्रेसिडेंट ने कहा EU's कमिटमेंट है पार्टनर फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट PGII, ठीक है, यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग इवेंट होस्टेड। ठीक है, ये उन्होंने कहा कि ये उसमें उसके तहत ये बन रहा है। ठीक है, यानी पहले तो ये ध्यान में रख लें कि ये जो कॉरिडोर है उसमें ट्रांस अफ्रीकन भी है, उसमें ज़ैम्बिया में भी बनेगा, उसमें ये भी बनेगा, उसमें वो मुख्तलिफ प्लान, कॉपर बेल्ट बनेगी, ये सारा बनेगा। और फिर उसके बाद जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडिया की हम स्लाइड भी दिखा देते हैं ताकि मसला और क्लियर हो जाए कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट जो है ये 10th स्लाइड, वो ये जो है ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसका हिस्सा है, और जो कि अमेरिका के छतरी तरह प्रोग्राम एक बन रहा है। उन्होंने कहा कि ये बेल्ट एंड रोड के अगेंस्ट ही बन रहा है। अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है, मान लिया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर इसका नक्शा देखें तो ये जो है ये जाके सीधा पहले तो ये जा रहा है जबल अली पे। ठीक है, अच्छा अब यानी इंडिया से तिजारत में कोई वो तो चल रही है ना, वो तो साल वो तो सदियों से वो तो इशू ही नहीं है, वो तो इशू है ही नहीं। वो तो ब्रिटेन के लोग जब आते थे तो ये यहाँ रुकते थे और आगे जाते थे, जब ये रियासतें आज़ाद भी नहीं हुई थी। ये तो इशू नहीं है, इशू ये है कि ये चाइना के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, ये इशू है जी। अब यहाँ जो सबसे जो एक अजीब व गरीब सी बात है जिसको यकीनन अब मेरे ख्याल से कुछ सेकंड थॉट आएगी तो वो हमें बताएंगे कि भाई ये जो है ये आखिर ये जो नक्शा है ये नक्शा क्या घूम रहा है। वो नक्शा ज़रा दिखाएंगे। ये जो नक्शा है जिसमें ये चलता जा रहा है और ये पहले तो इसका समुद्री रास्ता है और समुद्री रास्ता जो है उसके बाद वो जबल अली पे उतरा और जबल अली से आगे जो है वो एक ट्रेन चलना शुरू हुई और वो ट्रेन जो है वो गई सऊदी अरेबिया पर, वो ऊपर गई और ऊपर जाते जाते वो जो है ये, ठीक है, और वो जाते जाते वो चली गई प्रेशियस पोर्ट पे। प्रेशियस पोर्ट जो है वो अगर हम वो दिखा सकें, जो प्रेशियस पोर्ट के ऊपर वो पहुंच गई, यानी वो यूनान में पहुंच गई। ठीक है, प्रेशियस पोर्ट जो है ये यूनान की पोर्ट है, ये एजेंसी, ठीक है, और फिर ये नीचे मेडिटेरियन के साथ मिलके मेडिटेरियन फिर अटलांटिक के साथ मिल जाता है। तो ये जो है ये उसके ये एक बड़ी पोर्ट है। ठीक है, ये आपको लिखा नजर आ रहा है, एथेंस की बड़ी पोर्ट है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जाके जहाँ ख़त्म हो रही है, वो कल जो हमने मैप दिखाया था वो एक लाइन वाला था ना, ये ग्रीस पे ख़त्म हो रही है, अगर वो हम दिखा सकें। बहरहाल ये वो मैप हर एक को याद हो गया इस वक्त। मसला ये कि ये जहाँ जाके ख़त्म हो रही है, ये पोर्ट जहाँ ये जिस जगह ये जाके ख़त्म हो रहा है वो पोर्ट कौन चला रहा है?
वो यूनान की जो पोर्ट है वो कौन चला रहा है, तो उसके लिए आप ज़रा 12वीं स्लाइड देख लीजिए। ठीक है, 12वीं स्लाइड के मुताबिक वो जो पोर्ट है वो तो चाइना के पास है। अच्छा, 12वीं स्लाइड, स्टेट काउंसिल इंफॉर्मेशन ऑफिस, नहीं अभी मैं आपको दिखा देते हैं इसमें करेक्ट करके। अच्छा, तो ये जो पोर्ट है जी, ये जो है ये चाइना की पोर्ट है। ये चाइना के ये पोर्ट को ऑपरेट ही चाइना 13 साल से कर रहा है। अच्छा। ये चाइना की पोर्ट के ऊपर उन्होंने यहाँ एक डील बना लिया। डील, आप जरा ये देखें, इसमें आप ये इशू देखें। अच्छा, राइटर्स क्या कह रहा है, ठीक है, राइटर्स क्या कह रहा है, ये 13वीं स्लाइड। चाइना ग्रीस एग्री टू पुश अहेड विद कॉस्को। ये कॉस्को उनकी बड़ी जो शिपिंग, वो पेरेसियस पोर्ट के ऊपर, वो पोर्ट उनकी है, वो आगे बढ़ा रहे हैं, 600 मिलियन यूरोज और इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, और ये 2010 से उनके पास है। 13 साल हो गए इसको, ये अभी नहीं मिली, वो 13 साल, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पहले और अब ये उसके बाद। अच्छा, अब मसला ये सारा कि ये तो चली गई, और उसके बाद हम और भी दिखा सकते हैं बहुत इसके ऊपर, लेकिन इसमें मैंने आपसे कहा ना कि इस पे 11वीं स्लाइड पे हम दिखा सकते हैं कि ग्रीस चाइना जो रन पेरेसियस पोर्ट हिट्स रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ है 2021 में, और बड़ी ज़बरदस्त चल रही है ये पोर्ट। तो पहली बात तो ये है कि ये खुदा जाने किस शख्स ने ये नक्शा बनाया है कि जिसमें यूनान की बंदरगाह के ऊपर जो है वो आगे जाके वहाँ से यूरोप कनेक्ट हो रहा है, यूनान से कनेक्ट हो रहा है उस बंदर। अच्छा, वो जो प्रेस स्टेटमेंट है, जो वाइट हाउस की प्रेस रिलीज है, उसमें यूनान का जिक्र ही नहीं है। उसमें जिक्र है सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, इसराइल, इंडिया, उसमें यूनान है ही नहीं। तो यूरोप में कौन सी पोर्ट पे उतरेंगे? जिस पोर्ट पे उतरेंगे तो वो पोर्ट तो चाइना के पास है। एक तो ये रौला, इसकी ज़रा वजाहत फरमाएं। दूसरा ये है कि ये मसला बेल्ट एंड रोड के अगेंस्ट है, यानी उसके अगेंस्ट या उसके पैरेलल खड़ा है। अब दो पार्स लड़ रही हैं आपस में, ठीक है। एक 60 दिनों के अंदर उसको प्लान करके डिस्कस करेंगे सऊदी अरेबिया के साथ, जो कि चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। फिर वही दोबारा मैं वही दिखाऊं जो ये, ताकि लोगों की याद ताज़ा हो जाए कि चाइना के एग्रीमेंट्स क्या हैं। चाइना के एग्रीमेंट्स ये हैं कि जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उनकी, उसमें वो उनकी सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इन मुल्कों के साथ है, ठीक है, और अल्जीरिया के साथ भी है, इजिप्ट के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और जबल अली पोर्ट जो है, जिस पोर्ट से ये स्टार्ट हो रहा है, तो वो पोर्ट, उस पोर्ट पे तो बहुत सारे, ये खलीज टाइम्स 14 स्लाइड, यूएई लॉजिस्टिक सेटअप, डिविडेंड्स ऑफ न्यू सिल्क रोड, ये तो बहुत, आप जबल अली पे जाएं तो वहाँ तो चाइना की जो 14 स्लाइड है, वहाँ तो चाइना का बहुत ज़्यादा जबल अली की पोर्ट के आपको चाइना नज़र आएगा, ठीक है। जबल अली की जो पोर्ट है वो इसको, मतलब वो कह रहे हैं बाकायदा कि जी बेल्ट, ये क्रिटिकल, वो इट्स क्रिटिकल फॉर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये भी चंद रोज पहले की ना सीईओ जो दुबई पोर्ट वर्ल्ड है। अच्छा, तो बात ये सारी कि इसमें, और उधर से जो है वो ग्लोबल टाइम्स को देखें तो वो भी कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले वो कह रहे हैं कि डबल कार कैपेसिटी हो गई शंघाई से पर्शियन गल्फ। फिर वो जबल अली की बात कर रहे हैं जो 15 स्लाइड है। अच्छा, तो ये जो है ये फिर दोबारा जबल अली, तो जबल अली पोर्ट तो चाइना के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मौजूद है, दमाम में भी, चाइना पे भी, और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो बहरहाल ये इन्होंने एक बनाया है। अगर ये बराह रास्त करते तो मुनासिब था, चाइना के अगेंस्ट कर दिया है तो मामला गड़बड़ हो गया। ये नुक्ता नज़र। और इसमें कहीं वो जो इंटरनेशनल इनका रूट था, जो कि जाना था, कहाँ से जाना था, वो निकल के जाना था चाबहार से या बंदर अब्बास से, उसके बाद उसको आज़रबाईजान जाना था, आज़रबाईजान के बाद उसको रशिया से कहीं टर्की, पता नहीं आर्मीनिया को भी इन्होंने बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट, तो वो सारी वो बनी तैयार थी, उसको इन्होंने डंप कर दिया। और ये इधर से अब एक नई ट्रक की बत्ती, ठीक है, जिस ट्रक की बत्ती का कोई अभी यानी ख्यालात में है ये, बल्कि जो कागज पे भी बना है वो भी गलत है, क्योंकि ग्रीस की वो पोर्ट है ही नहीं जो कागज पे बनाई है। आप देखिए ना, वो है ही नहीं, वो पोर्ट ही नहीं है जिसको इन्होंने दिखा दिया वहाँ पे। तो ये एक ऐसा गुफा है जिसको मेरे ख्याल से ये ठीक करेंगे किसी तरह से, पेशतर इसके कि बहुत ही
अजीब सा मामला लगे। लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो ये थी कि सारे लोग पहुंचे, सारा वो। बुरी चीज़ ये है कि चाइना के अगेंस्ट बेल्ट एंड रोड, सऊदी अरेबिया चाइना के अगेंस्ट जाएगा। ये नॉर्म सिटी आपको पता है ना, ये जो है इसमें 5G और 6G जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं लेटेस्ट और AI बेस्ड सारा, तो ये तो सारा किसका सिस्टम है? ये अमेरिकन का है, सारा चाइना वहाँ पे सारा। एनीवे, तो बात ये है कि ये, और अभी कुछ अर्से पहले वो बात भी कर रहे थे कि एक बिल्डअप हो रहा है चाइना की मिलिट्री। याद करवा दें लोगों को 16 स्लाइड दिखा के कि सस्पेक्टेड चाइना मिलिट्री साइट एंड UAE लीक सेज, और ये तो ये बड़ी ज़बरदस्त लीडरशिप है MBS की और MBZ जो दुबई की लीडरशिप है, UAE की लीडरशिप है और सऊदी अरेबिया की लीडरशिप है, बड़ी ज़बरदस्त। ये बैलेंस बहुत तरीके के साथ, और ये एक आप समझ लें कि ये एक नई पावर बन के ये इमर्ज हो रहे हैं। ये तो छोड़ के अमेरिका तो मिडल ईस्ट छोड़ के जा रहा था, और अचानक ख्याल आया कि रुको मिडल ईस्ट को रुको, और यहाँ रुकते हैं। अच्छा, साइड लाइन पे बातचीत शुरू हो गई है यूक्रेन की जंग खत्म करवाने के लिए। अमेरिका और रशिया, यहाँ बात खत्म हो गई है, और बीच में फंस कौन गया है? ज़ेलेंस्की। देखे ना, यानी बैकडोर चैनल्स खुले हुए हैं कि जी इस जंग को जल्दी मुकाओ, और ये जंग को अब ज़्यादा हम खींच नहीं सकते, इस जंग को जल्दी मुकाओ, और बस वो ज़ेलेंस्की को जो कर सकते थे वो कर दिया, बाकी हिसाब किताब अल्लाह खैर। तो ज़ेलेंस्की भी एक तरफ लगे जाके, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो G20 में आ जाएं, लेकिन नहीं आ सके, वरना लेवरोव भी नहीं आते। ठीक। अच्छा, तो मसला ये है कि अब इसमें, और ज़ाहिर है उस तरह से चाइना रशिया को कंडेम भी नहीं किया गया सब कुछ, तो वो ज़ाहिर है कि अब इतनी लंबी जंग जो है वो नहीं चल सकती, तो इस जंग से भी किसी तरह से निकलना है। तो अब ये तो हो गया, तो अब क्या बेल्ट एंड रोड के अगेंस्ट जो IMEC प्रोजेक्ट है, हाँ, वो इंडिया जो है वो बेल्ट एंड रोड के अगेंस्ट पहले रौले कम हैं, मुझे नहीं पता। देखिए, पड़ोसी असल होता है आपका रीजन, क्योंकि पाकिस्तान बीच में है तो इसलिए सेंट्रल एशिया नहीं जा सकते, पाकिस्तान बीच में है तो इसलिए वो हम, यानी नक्शे में आप कैसे ईरान और पाकिस्तान को निकाल के, तो आप उधर से उधर जा रहे हैं, उधर से भाई, मतलब ये देखें इस तरह नहीं होता। ठीक है, पूरा बना बनाया सेट, इनके बड़ी इन्वेस्टमेंट्स थी, मैं वो फिगर्स नहीं दिखाना चाह रहा, वो इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और जो आज़रबाईजान वाले कुछ और कह रहे हैं, आर्मीनिया वाले कुछ और कह रहे हैं, ईरान वालों की फिगर्स अलग हैं, इंडिया की अलग इन्वेस्टमेंट्स हैं उधर। अच्छा, उधर भी अदानी ग्रुप पहुंचा हुआ है हैफा में, मगर अदानी ग्रुप जो है उसके साथ वो चाइना भी मौजूद है उसका। अच्छा नहीं, तो एक बात और, ये जो हैफा की बंदरगाह है, अब सवाल यहाँ पे एक और खड़ा होगा ना कि हैफा से जॉर्डन से ये इसराइल में एंटर होगी, लेकिन ये है कि ये अगर आप देखें मेडिटेरियन सी को, तो बिल्कुल हैफा से बिल्कुल उसके साथ जो बंदरगाह दूसरी, वो तो लेबनान की है, वो तो बैरूत है जी। तो सवाल ये है कि ये हैफा से क्यों जाएगी, बैरूत से क्यों नहीं जाएगी? तो ये एक नया रौला है। देखें ना, मतलब हैफा से क्यों जाएगी, बैरूत से क्यों नहीं जाएगी? बैरूत की तो वहां पर दहशत गर्दी में वो तो बैरूत की तो बंदरगाह उड़ गई थी, वो वेट कर रहे हैं सारे वहां पर कि हमें हमारे मुल्क आके बिरादर मुल्क, और वहां पे आप क्या ख्याल है कि ये इतना आसान होगा जॉर्डन से गुजरना और यहाँ से कि जब आप, तो ये इस टू कॉम्प्लेक्स, इसको पेपर पे बना दिया है हाँ। और अच्छा किया बना दिया है। और वो एक ज़ाहिर है प्रेसिडेंट बाइडेन, आपको पता है कल वो जब वियतनाम उनकी सेहत दे, आज उनकी 9/11 भी है और बड़ा सानिया पेश आया था, तो उसको भी 22 साल गुजर गए। तो 9/11 की वो अलास्का के अंदर वहाँ पे, लेकिन वियतनाम में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर रहे थे तो वो दरमियान में वो गड़बड़ हो गई। अच्छा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सही जवाब नहीं दे सके, पीछे तेज़ म्यूज़िक हो गया, फिर उनका मुझे सोना है, नींद आ रही है, वो थकावट है ज़ाहिर है कि। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस पूरी G20 समिट में जो विनर है, यानी एक होता है ना भूत, सर मैं मिसाल गलत से दे रहा हूँ, जो भूत होता है वो नज़र भी नहीं आ रहा, मतलब जो नहीं थे ना वहां वो ही डिस्कस होते रहे, सही, यानी डिस्कस वही होते रहे। यानी हम तो G20 के मेंबर हैं ही नहीं, हम तो G7 के, हम तो गरीब लोग हैं, ठीक है ना। मसला ये कि डिस्कस भी हम हो रहे हैं सर, यानी जो मुल्क नहीं है वो डिस्कस हो रहे हैं, इनके खिलाफ क्या करना। ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू। अरेंजमेंट्स अच्छे, काम अच्छा, लीडर सारे आ गए, मोदी साहब की जो है वो बेजा हो गई, इलेक्शन कैंपेन उनकी शुरू हो गई उसी बहाने, लेकिन कुछ है नहीं। सर एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात। कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो रहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, आप आपने कहा कि ये जो मंसूबा है IMAC, इसका कोई फिजिबिलिटी इसकी अभी तक नहीं है या नहीं ये तस्वुरात में है, और जो पेपर पे है वो भी गलत है। अच्छा, वो पेपर पे वो भी गलत है। और सबसे बड़ा इसका जो एक इशू है, भारत UAE के दरमियान जबरदस्त तिजारत है, जबरदस्त तिजारत है, तारीखी ताल्लुकात है, ठीक है उनके। और ये जो सऊदी अरेबिया और इंडिया के दरमियान ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, और बहुत बड़ा डायस्पोरा है, बड़ी तादाद में लोग वहाँ रहते हैं और बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। मसला ये है कि क्या ये चाइना के अगेंस्ट बन रहा है, ये क्या चाइना के अगेंस्ट, ये उसका प्रोजेक्ट, वो फंड वो है जो कि चाइना के अगेंस्ट, जिसके लिए लॉन्चिंग पैड जो है वो इंडिया का इस्तेमाल हुआ है। तो ये मुझे नहीं पता कि ये क्या और टोपी इन्होंने पहनी है मोदी जी ने, ठीक है। पहले कहते कि यार इधर उधर आप 2-4 और मंसूबे करके फिर इधर आइएगा। मतलब या तो होना कि दो मुल्कों का बायलेटरल तो है नहीं, फंडिंग देंगे व्हाइट हाउस का क्या ताल्लुक है इनसे, इंडिया और UAE और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात से। और ये साथ ही आ रहा है कि उनके मद्दे मुकाबले चीज़ आ गई। तो ये एक बस आप सोचें कि इसमें पेपर में भी गलती है, क्योंकि जहां आप लैंड हो रहे हैं जाके, पहले तो हैफा में आप उतर रहे हैं, हैफा में क्यों जा रहे हैं, हैफा में भी चाइना मौजूद है, अदानी ग्रुप है, उसके इश्यूज रोज अमेरिका खड़ा करता रहता है। इनका कहना है जॉर्ज सोरोस पीछे लगा हुआ है उसके तो वो वहाँ जाने देगा। उसके बाद ही कि बैरूत में क्यों नहीं जा रहे। तो हसास टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा, और जो पैलेस्टीनियंस और जॉर्डन और ये सारे इश्यूज़ को समझते हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये बड़े हसास मौजू हैं, कि आप मौजूआत है कि आप उधर से हैफा पे जा रहे हैं लेकिन बैरूत पे नहीं जा रहे, और क्यों नहीं जा रहे ये छोड़ दें। और इधर आपने ईरान को भी छोड़ दिया, तो ये विन विन है। ये मैंने कहा ना, सऊदी अरेबिया या UAE इन मुल्कों के लिए कोई इशू नहीं है। ये अपने चाइना के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, इधर भी अच्छे हैं, उधर भी, वो इनके ठीक। प्रॉब्लम ये जो ये टोपी पहनी है ना इन्होंने, कि जी हमारा एक बहुत बड़ा मंसूबा बन रहा है, और ये बन रहा है और वो बन रहा है, उसके तहत हम यूरोप तक जाएंगे, और हम डंप कर रहे हैं उसको ऑलरेडी, जो कि इनका नॉर्थ साउथ प्रोजेक्ट था। दूसरी बात जो और तवज्जो तलब है, वो ये है कि जो मशरिक़ बईद है ना, बिल्कुल मशरिक़ बईद, यानी आप ये समझें कि जो कि एक दूसरा किनारा है रशिया का। रशिया बिल्कुल जो है वो दूसरा किनारा, वो किनारा जो कि उसका बहरुल काहिल की तरफ खुलता है जाके, ठीक है। तो वहाँ पर व्लादिवोस्टॉक, हम पहले भी बात कर चुके हैं, व्लादिवोस्टॉक, ठीक है, ये उनका वो एक नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, ये व्लादिवोस्टॉक जो है ना, ये उनकी आप समझ लें कि ये बिल्कुल उस तरफ, यानी ये कोई 4000, ये जो ट्रांस साइबेरियन ट्रेन भी चलती है, तो यहाँ से शुरू होती है और फिर ये मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक जाती है। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल उनका एक किनारा जो है वो यूरोप से मिल रहा है, तो ये दूसरा किनारा है, ठीक है, व्लादिवोस्टॉक। अब व्लादिवोस्टॉक जो है ये इससे ये बड़ा, यानी आप समझें कि जो कैथरीन द ग्रेट थी रशिया में, तो उनका ये था कि पैसिफिक में एक हमारा फ्लीट होना चाहिए। और पैसिफिक में जब ये फ्लीट बनने की बात हुई, तो ये वो दौर था जब चाइना के साथ, चाइना ये जो किंग डायनेस्टी थी, वो चारों तरफ से उसमें प्रॉब्लम्स में आई हुई थी, ठीक है। उधर से फ्रांस, उधर से बरतानिया, जिसको सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन कह के तारीख में बात होती है। तो इस दौरान ये हुआ कि वो फिर इनका एक तनाज़ा खड़ा हो गया रशिया के साथ भी, चाइना का, ठीक है। और वो तनाज़ा खड़ा हुआ, और उसके नतीजे में जो है वो तनाज़ा ये था कि जी कुछ इलाका हमें भी यहाँ पे चाहिए, झड़पें वड़पें में। बहरहाल एक दूसरा फ्रंट नहीं खुला, लेकिन एक मुआहदा वगैरह हो गया, और उस मुआहदे को जो है वो तारीख़ में उस मुआहदे को, क्योंकि वो मुआहदा उसको वो उसमें एक बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ऐसा है कि शायद चाइना को देना पड़ा, कुछ कहते हैं कि नहीं चाइना को नहीं देना पड़ा, लेकिन बहरहाल एक तलखी सी पैदा हुई, और वो जो है वो ट्रीटी ऑफ एगन के नतीजे में, उसको हम ट्रीटी ऑफ एगन कहते हैं, ठीक। और उसके नतीजे में ये हुआ कि जो आज भी जो चाइना और रशिया का बॉर्डर है, वो उसी ट्रीटी के नतीजे में, और ये 1858 में, अब आप देखें जो 1857 में हम यहाँ उलझे हुए हैं ना,
ये जो जंग आज़ादी और बरसग़ीर में हो रहा है सर, आप देखेंगे दुनिया में उस वक्त क्या वाक़यात हो रहे थे जो कि यहाँ पे नहीं लोगों को पता। लेकिन ये बोरिस येल्सिन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में जो पहली, मैं इसको स्लाइड दिखा रहा हूँ कि अगर किसी ने देखना हो तो देख ले, कि रशिया चाइनीज़ ट्रीटी ऑफ एगन ये कंक्लूड हुई थी 28 तारीख को। ये बोरिस जॉनसन पे पूरी इनकी पड़ी हुई है इसकी डिटेल, ठीक है। अच्छा, उसके नतीजे में बहरहाल ये हुआ कि ये पैसिफिक तक रशिया पहुंच गया और रशिया ने वहाँ पे फिर अपनी आउटपोस्ट बनाई। फिर उसके बाद ये हुआ कि वो जो है वहाँ पर उनका पैसिफिक फ्लीट होता है, पैसिफिक फ्लीट वहाँ पर उनका ठहरता है, वहाँ पर उनकी जो पैसिफिक के अंदर पूरा का पूरा प्यूटिन वहाँ पे हैं इस वक्त। अच्छा, प्यूटिन वहाँ पे हैं और प्यूटिन जो हैं वो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की तकारीब में शिरकत के लिए पहुँच गए हैं। ठीक है, वो 10 तारीख से 13 तारीख तक चल रही है। लेकिन इसी दौरान शुमाली कोरिया से एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रेन चली है आज सुबह, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो जो ट्रेन है उसमें जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग यून, वो उसमें सवार हैं। ज़्यादातर जो नॉर्थ कोरिया की जो लीडरशिप है, ये नॉर्थ कोरिया के तीसरे सदर हैं और जो पहले सदर थे उनके, ये किम फैमिली को हम देखें ना अगर, तो पहले सदर उनके किम इल संग थे जो कि और फिर उसके बाद उनके बेटे किम जोंग इल और फिर उसके बाद ये उनके जो हैं फिर ये तीसरे बेटे, यानी जब से आज़ाद हुआ कोरिया तो उसके बाद से लेके यानी आप देखें कि ये जो हैं ये 2010 से गालिबन ये अपनी सीट पे हैं किम जोंग यून, और ये जो हैं ये इनके तीसरे बेटे, ठीक है। और उसमें फिर एक बदमज़गी भी फैमिली में वो एक शूट भी कर दिया था, एग्जीक्यूट कर दिया था एक बेटी के हस्बैंड को। मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ज़्यादातर जो हैं ये जो फैमिली है किम फैमिली बड़ी ज़बरदस्त फैमिली है और ज़बरदस्त फैमिली इस तरह से है कि ये एक क्लोज सोसाइटी तो है, लेकिन ये है कि ये बाहर से ना कोई ख़बर अंदर आने देते हैं ना अंदर की खबर, इनके अंदर को समझना। लेकिन इनकी ट्रेन्स में जो तस्वीर आती हैं तो ये ट्रैवल ज़्यादातर जो है वो इनके ये ज़्यादातर ये इनके फादर हैं, फिर ये इनका बचपन में ये जो हैं ये इन्होंने ज़ाहिर गुरिल्ला फाइट्स हुई उस वक्त, बड़ी लंबी हिस्ट्री है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जो किम जोंग यून है वो भी पहुँच रहे हैं या पहुँचने वाले हैं किसी भी वक्त ये प्यूटिन से मुलाकात के लिए, और प्यूटिन से उनकी जो मुलाकात है जी, ठीक है, प्यूटिन से इस फोरम के अंदर, और क्रेमलिन ने उसको ओके कर दिया है कि हाँ जी बिल्कुल मुलाकात होने जा रही है। अच्छा, अब सवाल ये है सारा कि क्या ये मुलाकात जो है, इस मुलाकात में कोई वेपन्स के ऊपर बात होगी, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ का ये कंसर्न है कि भाई क्या इनको जो है नॉर्थ कोरिया वेपन्स भी देगा। तो ये व्लादिवोस्तोक का जो शहर है या जो बंदरगाही शहर है, उस शहर पे ये मुलाकात के लिए ये पहुंच गए हैं। प्रेसिडेंट प्यूटिन तो पहुंचे हुए हैं और प्रेसिडेंट प्यूटिन वहाँ पर जायज़ा भी ले रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रेन है, कुछ का कहना ये है कि ये ट्रेन नॉर्थ कोरिया से ट्रेन में ज़्यादातर उनकी लीडरशिप ट्रेन में इसलिए ट्रैवल करती है, कहा जाता है कि वो हवाई जहाज़ को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो उसको हिट करने के चांसेस हैं और एक्सीडेंट्स वगैरह, वो तो उनको उनकी इंटेलिजेंस ट्रेन है उसकी कम्युनिकेशन, उसके ऊपर भी हेलीकॉप्टर सारे, तो वो जो हैं उनकी यहाँ पे व्लादिवोस्तोक पे मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट प्यूटिन से। ठीक है सर। और ये एक नया टर्निंग पॉइंट सा होगा कि साउथ चाइना सी में अब साउथ कोरिया, जापान, उनके दरमियान एक समिट करवाई है प्रेसिडेंट बाइडेन। ये मैंने कहा ना कि ये अब देखना ये है सारा, ये प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये वियतनाम में जाके और एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट को भी उन्होंने संभाला है, ज़रा उधर अफ्रीका निकल गया है फ्रांस के हाथ से, तो मतलब इतने सारे फ्रंट्स हैं कि उन फ्रंट्स में, और फिर आखिर में बहुत सी दुआएं अल्लाह ताला करम करे अपना, जो मोरक्को या मराकश से जो इतलात आ रही हैं ज़लज़ले के नतीजे में वहाँ पे जो बहुत बड़ी तादाद में, तो पाकिस्तान की तरफ से उनके लिए दुआएं भी हैं, यहाँ से
कोई इमदाद वगैरह भी शायद भेज रहे हैं जितनी हम कर सकते हैं, तो देखें क्या वहाँ से क्या किस तरह से वो निकलते हैं। का वक्त खत्म हो रहा है नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।